Hello everyone. Today lecture we see the molecular orbital diagram of tetrahedral and square planar complexes. पहले लेक्चर में हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हमने स्टडी की थी और जो बेसिक था उसका वही सेम फॉलो होगा। जैसे हमने देखा ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन से मेटल के डी ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, जो कौन कौन से ऐसे बॉन्डिंग के लिए यूज हो रहे हैं और उनकी सिमेट्री देखी कि उनकी सिमेट्री क्या क्या है। फिर उसी सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो लिगेंड के ऑर्बिटल थे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, उन्होंने अरेंज होकर एक नया ऑर्बिटल बनाया, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल, जिसकी सिमेट्री उनके मेटल के डी ऑर्बिटल से मैच होती थी। और फिर जो सेम सिमेट्री वाले के बीच में बॉन्डिंग हुई या उनके बीच में इंटरेक्शन हुई, वही हमने देखा था पहले लेक्चर में। अब हम देखेंगे उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए। हालांकि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो ऑक्टाहेड्रल वाला ही होता है, जो मोस्टली पूछा जाता है, लेकिन ये भी मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, भी पूछे जाते हैं टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर के। तो जो सबसे पहले जो टेट्राहेड्रल में जैसे कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेट नंबर होता है इसमें 4, मतलब 4 लिगेंड अटैच हुए होते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर में 4 होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 हो सकती है या sd3 हो सकती है ना। अगर sp3 होगी तो उसमें जो p ऑर्बिटल होंगे px और py और pz है ना, और जो sd3 होगी तो उसमें ऑर्बिटल होंगे जो t2 ऑर्बिटल होते हैं dxy, dyz और dxz। जो टेट्राहेड्रल में क्या था, जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो सेंट्रोसिमेट्रिक होता है। सेंट्रोसिमेट्रिक मतलब उसके चारों तरफ जो सिमेट्री होती है वो सेम होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता। तो टेट्राहेड्रल जो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होता। तो ऑक्टाहेड्रल में तो हम हर एक सिंबल के पीछे जी लगाते थे, है ना, क्योंकि जी सेंट्रोसिमेट्रिक के लिए यूज होता है, लेकिन जो टेट्राहेड्रल है उसके लिए हम नहीं लगाएंगे, जी का यूज नहीं करेंगे ना। तो फिर जो टेट्राहेड्रल, फिर हम देखेंगे टेट्राहेड्रल के जो करेक्ट ट्रेबल होते हैं ना, करेक्ट ट्रेबल से ही जो सिंबल निकल के आते हैं। तो फिर जो मतलब अलग अलग ऑर्बिटल हैं उनका करेक्ट टेबल के अकॉर्डिंग क्या क्या सिंबल निकल के आता है ना, वो देखते हैं हम। हाँ, तो जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल जो यूज हो रहा है इसमें, उस एस ऑर्बिटल के निकल के आता है A1, है ना। और पी एक्स पी वाई और पी जेड के लिए निकल के आता है T2, और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स के लिए निकल के आता है T2। मतलब इन दोनों के लिए पी के लिए भी और डी के लिए भी क्या निकल के आता है, T2 निकल के आता है। हाँ, तो फिर इसमें कोई देख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ना इसका भी T2 है सिंबल, है ना। अगर sp3 हो रहा है और sp3 हो रहा है तो उसमें भी सिंबल T2 ही है ना। तो दोनों में कौन कौन से यूज होंगे, अगर sp3 में भी A1 और T2 यूज होगा और sd3 में भी A1 और T2 वाले सिमेट्री यूज होगी। जो dxy और dz स्क्वायर है उनकी वो बॉन्डिंग में यूज नहीं होंगे, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसमें यूज नहीं होंगे। तो ये जो है वो एंटी मतलब नॉन बॉन्डिंग में रहेंगे ना, ये रहेंगे नॉन बॉन्डिंग में। और पिछले में देखा था हमने जो ऑक्टाहेड्रल वाले जो खाली सिग्मा वाले थे, जिनमें पाई बॉन्डिंग नहीं हो रहा था, उसमें क्या था, जो T2 वाला था वो नॉन बॉन्डिंग में रह गया था, क्योंकि जो ईजी वाले थे वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे थे, है ना। तो फिर इसमें क्या, A1 और T2 जिनकी सिमेट्री है, 4 ऑर्बिटल हो गए ना, A1 में 1 हो गया और T2 में 3 हो गए। तो ये 4 ऑर्बिटल हो गए जो मोटी सिग्मा बॉन्डिंग में यूज होंगे ना। अब हम इसका जो मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो देख लेते हैं। देखो ये तो है, ये वाला है एंड डी वाला है डी ऑर्बिटल में क्या क्या E और T2 है, और ये होगा S ऑर्बिटल, जो अगर 3D है तो 4s का होगा A1 और 4p वाले का होगा T2 ना। और इधर ही जो लिगेंड थे उन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया कि उनकी सिमेट्री क्या क्या होगी, A1 और T2, क्योंकि ये मतलब चारों ऑर्बिटल ही जो है वो मतलब बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। तो A1 जो लिगेंड वाला है उसने मेटल वाले A1 से पहले बॉन्डिंग मतलब इंटरेक्शन करेगा, एक बॉन्डिंग बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। देखो एक ही होता है, जिन ऑर्बिटल में जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होती है ना, उनके एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ना। जिसमें जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उसके एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में उतना ही डिफरेंस होगा ना। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी उनके बीच में जो वो इंटरेक्शन थी वो ज्यादा हुई होगी, है ना। जैसे यहाँ पे A1 यहाँ पे है तो A1 यहाँ पे भी काफी ऊपर है, ये नहीं है कि भाई इससे भी T2 से भी नीचे आ गया ना। तो जितना A1 नीचे जाएगा उतना ही A1 स्टार उतना ही ऊपर जाना चाहिए, है ना। जनरली ये होता है, जितना नीचे जाए जो ऑर्बिटल सबसे नीचे होगा वो उतना ही ऊपर होगा, है ना। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर होगा, ये नहीं कि नीचे होगा ना। ये आप समझो इस बात को। तो इसमें A1 है जो
इसके s के ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करके एक तो A1 बनाएगा, A1 ये बॉन्डिंग वाला, और A1 स्टार जो एंटी बॉन्डिंग वाला वो बनाएगा, है ना। और जो T2 है, T2 ने जो है वो T2 मान लो इसे d ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कर ली इसने, T2 ने इसे d ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करके एक तो T2 स्टार बना लिया और एक ये T2 बना लिया, है ना। तो इनकी इंटरेक्शन होगी, लेकिन इसमें क्या जो p ऑर्बिटल वाले T2 है वो भी इंटरेक्ट करेंगे जो d ऑर्बिटल वाले हैं ना। जो d ऑर्बिटल वाले T2 है और p ऑर्बिटल वाला T2 है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, हाँ। क्यों? क्योंकि इनके जो सिमेट्री है वो सेम है, इसकी भी T2 है और इसकी भी T2 है, तो ये एक दूसरे के साथ मतलब बॉन्डिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं ना। तो इसका T2 जो है, इस जो मतलब ये T2 जो एंटी बॉन्डिंग बना वो ये मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं, ये T2 और ये P वाला T2 और ये वाला T2 ये सारे मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होके मतलब 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और 3 ये ऐसे ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, जैसे एक तो ये T2 कर लिया, ये T2 स्टार और दो T2 स्टार बन जाएंगे ना। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल कितने यूज हुए हैं, एक तो ये P वाला T2 यूज हुआ, एक D वाला T2 यूज हुआ और एक लिगैंड वाला T2 यूज हुआ, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हुए हैं। तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में भी 3 ऑर्बिटल जनरेट होने चाहिए। तो सबसे नीचे T2, फिर T2 स्टार और उसके बाद ये T2 स्टार। तो फिर क्या होगा, जो p ऑर्बिटल है ये भी इसने भी d ऑर्बिटल वाले के साथ मिक्सिंग कर ली, तो इसको बोलेंगे पीडी मिक्सिंग। ये हमने पहले भी पढ़ा था कलर वाले में। क्यों? इसमें मतलब इसके जो सिमेट्री है वो सेम है, क्योंकि p ऑर्बिटल वाले की भी और d ऑर्बिटल वाले की भी सिमेट्री सेम है। लेकिन जो हमने वो पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल वाला पढ़ा था, उसमें सिमेट्री सेम नहीं थी ना। इसी की T2G थी और उसकी T1G थी ना। T2G थी इसके लिए d ऑर्बिटल वाले की और उसकी थी T1G, हाँ। तो उनकी सिमेट्री में उनका जो ग्रुप था, कैरेक्टर ग्रुप था, सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप था जो उनका, वो अलग अलग था ना। तो इसलिए उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हुई थी, हाँ। लेकिन इनमें क्या है, इसका भी T2 है और इसका भी T2 है, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो इसमें पीडी मिक्सिंग हो जाएगी। और इसी की वजह से क्या हो रहा था, वो कैरेक्टर टेबल जो कलर वाले में देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, वो लैपोर्टे रिलैक्सिंग हो रहा था ना। लैपोर्टे रिलैक्सिंग हो रहा था क्योंकि उनमें पीडी मिक्सिंग हो गई थी उसकी वजह से, हाँ। तो फिर अभी ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है जो हमने डिस्कस कर लिया मेनली, लेकिन आप इसको रीड कर सकते हो एक बार, है ना। तो इसकी मतलब ये टेट्राहेड्रल वाले की ऐसी थ्योरी लिखी हुई है, वैसे बुक से भी देख सकते हो आप इसको। अगला जैसे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल है कोई, ऑक्टाहेड्रल में तो क्या होता है, 4 प्लेन में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। जो ऊपर नीचे वाले हैं अगर वो बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे या मतलब हटा देंगे उनको, तो वो स्क्वायर प्लेनर में चेंज हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में चेंज हो जाएगा। जब उनके जो मतलब ऊपर नीचे वाले होंगे जो 2 लिगेंड, उनको हटा देंगे और 4 जो प्लेन में है वही बच जाएंगे, तो वो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। ऐसे होता है। जैसे d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, जब ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा तो ये इसमें ऐसे टूट जाएगा। ये T2 है और ये ऊपर वाला Eg है ना, ये T2 और Eg है ना, T2 और Eg हो जाएगा। तो फिर ऊपर ये, और अगर आगे इसको स्क्वायर प्लेनर में चेंज होना होगा तो क्या होगा, तो जो जेड एक्सिस पे जो 2 लिगेंड है वो बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे ना। तो मतलब जो जेड एक्सिस है उसमें जो बोल रहे हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, वो स्क्वायर प्लेनर में चेंज हो जाता है। स्क्वायर प्लेनर में चेंज होने के बाद जो ऑर्बिटल के जो टूटते हैं वो इस प्रकार से टूटते हैं, तो dxz और dyz जो इकट्ठे रह जाते हैं और dxy अलग हो जाता है, क्योंकि dxy तो प्लेन में है ना, क्योंकि जो इनमें सारे लिगेंड है वो 4 लिगेंड है जो वो प्लेन में रह जाएंगे ना, 4 लिगेंड जो है वो प्लेन में हो जाएंगे। तो फिर जो प्लेन में तो XY प्लेन है ना, तो XY प्लेन वाले में वो उनसे अलग हो जाएगा, XY प्लेन वाले की प्रॉपर्टी अलग होगी, क्योंकि 4 लिगेंड XY प्लेन में है। और DYZ में और DXZ में क्या कॉमन है इनमें, मतलब एक एक्सिस तो है, मतलब दोनों में एक एक जेड है ना, एक एक जेड है, मतलब एक एक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें कोई भी लिगेंड नहीं है, जिस एक्सिस पे ना, मतलब जेड पे भी कोई लिगेंड नहीं है DXZ में, और DYZ में जेड में भी कोई लिगेंड नहीं है। तो मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी और इनकी सेम हो जाएगी। और ऐसे ही
जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी और डी जेड स्क्वायर की अलग हो जाएगी। तो मतलब ये ऐसे 4 पार्ट में टूट जाएंगे ना, तो ये 2 हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि जो अगर ए की ऑर्बिटल है ना, ए की ऑर्बिटल है तो उसके लिए हम ए और बी यूज करते हैं। अगर सिंबल यूज करते हैं तो ए और बी करते हैं। अगर डबल है, डबल के लिए हम ई यूज करते हैं। जैसे जो टूटा था ईजी में क्यों करते हैं हम यूज, T2G और ईजी क्यों करते हैं, क्योंकि ईजी में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई और डी जेड स्क्वायर माइनस वाई ना, डी जेड स्क्वायर होता है ना, तो 2 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसके लिए हम ई यूज करते हैं। अगर 2 ऑर्बिटल है तो ई यूज करते हैं, अगर एक ऑर्बिटल है तो ए और बी यूज करते हैं, और अगर 3 ऑर्बिटल है तो क्या यूज करते हैं, हम टी यूज करते हैं ना। तो इस केस में जो डी एक्स वाई जेड है और डी वाई जेड है वो 2 ऑर्बिटल, एक मतलब डी जनरेशन इसकी 1 है इन दोनों की ना। तो इसको लिखेंगे हम इजी लिखेंगे, और डी एक्स वाई को B2G क्योंकि ये ए की ऑर्बिटल है, और इसको A1G, और ऐसे इसको भी B1G। ये जो सिंबल है वो या तो मतलब आपको ग्रुप थ्योरी आनी चाहिए, नहीं तो आपको याद ही करने पड़ते हैं। तो जो सिंबल है इनके वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिर अब हम देखना इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इसमें देखो जो हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी होती है, DSP2 होती है, DSP2 होती है हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर में। और ये है जो D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है, D8 कॉन्फ़िगरेशन में ये स्क्वायर प्लेनर देता है, D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला। अगर प्लेटिनम और पैलेडियम के कॉम्प्लेक्स हैं वो तो सारे स्क्वायर प्लेनर ही होते हैं, ये आपने पता होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है इसमें, DSP2 होता है। डी का कौन सा ऑर्बिटल होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और एस ऑर्बिटल तो एक ही होता है, जैसे A1G बनेगा जो, तो एस ऑर्बिटल का। पी ऑर्बिटल के कौन कौन से होते हैं, PX और PY, क्योंकि वो लिगेंड जो है XY ऑर्बिटल में होते हैं। तो इनका सिंबल होता है AU, और इसका होता है B1G, और इसका एस ऑर्बिटल का क्या होता है, A1G होता है। एस ऑर्बिटल का लिए होता है A1G। तो फिर इसमें अब देखो जो स्क्वायर प्लेनर है ये भी एक सेंट्रोसिमेट्रिक है, क्योंकि चारों मतलब इसमें एक प्लेन में ही है चारों लिगेंड। तो मतलब अगर किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे हमें सेम इन्वायरमेंट मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये चारों प्लेन में है, तो अगर मान लो इधर जा रहे हो आप और उतना ही उधर आओगे तो ये मतलब ये दोनों तरफ लिगेंड मिलेंगे आपको। अगर ऐसे ऊपर जाओगे तो खाली मिलेगा, इतना नीचे आओगे तो खाली मिलेगा। तो वो सेंट्रोसिमेट्रिक होता है स्क्वायर प्लेनर भी, इसलिए हम इनके आगे जी लगा रहे हैं, जी है ना, जी या यू लगा रहे हैं, जो भी है हम जी इसके लिए जी और यू यूज कर रहे हैं ना। लेकिन टेट्राहेड्रल में हम ऐसा जी या यू यूज नहीं करते। तो फिर क्या होगा, DSP2 में कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, मतलब इसका B1G यूज होगा। डी ऑर्बिटल का B1G कौन से वाला है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई वाला, ये वाला यूज होगा। और PX और PY के EU ऑर्बिटल यूज होंगे, और एस ऑर्बिटल का A1G यूज होगा। मतलब ये वाले ऑर्बिटल जो है मेटल के ऑर्बिटल यूज होंगे। तो इसी टाइप से जो है जो लिगेंड के ऑर्बिटल है उनको इन्हीं के अकॉर्डिंग अरेंज होना पड़ेगा ना। मतलब वो जितने चारों लिगेंड है वो चारों के एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि वो इनकी सिमेट्री इनके साथ मैच हो जाए, B1G A1G और EU के साथ, है ना। तो ऐसे मैच हो जाएगी। तो फिर ये देखेंगे हम, जैसे इनके तो ये तो हमने जैसे ये जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कितने पार्ट में टूटा था, ये 4 पार्ट में टूटा था, EG A1G B1G और B2G, ये हमने देख लिया था। और फिर जो एस ऑर्बिटल है इसको A1G बोल लेंगे, और जो P ऑर्बिटल है ये भी 2 पार्ट में टूटेगा, क्योंकि PZ वाले का अलग होगा, PZ वाले का होगा A to U, PZ वाले का A to U, और PXY और PYZ है वो मतलब 2 ऑर्बिटल है, तो उसके लिए E यूज होगा ना, और फिर E कौन सा होगा, EU यूज होगा ना उनके लिए। तो फिर कौन कौन से ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में यूज होंगे वो देखना। देखो इसका तो B1G यूज हो रहा था, ये B1G यूज हो रहा है इसका, जो डी ऑर्बिटल का कौन सा है B1G डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, हाँ B1G और A1G यूज हो रहा है, और इसका यूज हो रहा है EU, है ना, EU यूज हो रहा है। तो मतलब क्या करना हमने, जो भी सिमेट्री के है ना उनके बीच में बॉन्डिंग दिखा देनी है, और जो इनसे अलग सिमेट्री है किसी की भी, जैसे मतलब B1G यूज हो रहा है और A1G यूज हो रहा है और EU यूज हो रहा है
ना। तो बॉन्डिंग में तो यही है, मतलब बॉन्डिंग बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन A1G इसमें है ना, तो A1G जो है वो इस A1G के साथ मिक्स हो जाएगा ना। ये भी A1G है और एक d ऑर्बिटल वाले में A1G है, तो इनका ये जो दोनों A1G है वो मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम है। जैसे हमने टेट्राहेड्रल में T2 कर दिए थे ना, तो ऐसे ही जो A1G है और ये A1G, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो और इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे एंड नॉन बॉन्डिंग में रह जाएंगे, उनका कोई बॉन्डिंग नहीं होगा। जैसे इसका A1G और B1G तो यूज हो गया, और उसके बाद B2G और EG नॉन बॉन्डिंग में रह गया, और इसका प्योर S ऑर्बिटल का A1G तो यूज हो गया, लेकिन इसका कौन सा था, A2U था, ये A2U था, ये नॉन बॉन्डिंग में रह गया। अब आपने देखा जो A1G है, इस ये वाला A1G इस वाले A1G के साथ ऐसे इंटरेक्शन करेगा, और इस वाले A1G के साथ भी इंटरेक्शन करेगा। तो कितने A1G यूज हो गए, एक ये और एक ये, मतलब 3 A1G यूज हो गए। तो जो ऑर्बिटल बनेंगे, जो ये वाले ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें भी 3 A1G वाले होंगे। एक A1G तो कौन सा होगा, ये एक A1G तो बॉन्डिंग वाला हो गया है, और एक A1G यहाँ पे हो गया, और एक A1G स्टार यहाँ पे हो गया ना। तो मतलब 3 A1G बन गए ना। फिर जो है B1G की बॉन्डिंग होगी इस B1G के साथ जो इंटरेक्शन होगी, तो फिर एक B1G ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला बनेगा, एक B1G स्टार बनेगा जो एंटी बॉन्डिंग होगा। और ऐसे ही जो EU है, ये EU इस EU के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो एक तो EU बनेगा और एक EU स्टार बनेगा। ये EU बन गया, और ये कहाँ पे EU स्टार बन गया, ये ना, ये EU स्टार बन गया ना। तो फिर ऐसे इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, और जो इसके बीच में जो बोलते हैं ना CFT क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी, इसकी जो होगी वो जो ये B2G और EG है, इनके बीच में, और जो A1G के बीच में जो गैप होगा ये वाला, इसको बोल देंगे हम इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। तो इस टाइप से आपने मतलब समझ लेना, और ये आपने मतलब क्या एनर्जी लेवल होगा वो आपने थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली समझ के करोगे तो उसमें पूरा रीजन नहीं मिल पाता अपना, आपको कौन सा ऊपर हो रहा, कौन सा नीचे हो रहा है, क्योंकि सारे स्पेक्ट्रोकेमिकल डाटा पे बेस्ड है ना। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम डाटा लेते हैं उस पे बेस्ड है कि कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, है ना। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा ना। तो आपने समझ लिया कि भाई कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी, कौन कौन सा नॉन बॉन्डिंग में रहेगा, और कौन से की मतलब कौन सा नॉन बॉन्डिंग में रहेगा, जैसे ये देख लिया। और इसमें भी जैसे अगर CFT देखो तो वो क्या होगी, E और T2 स्टार के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो CFT होगा इसका, है ना, जो टेट्राहेड्रल केस में। और यही हम देखते हैं टेट्राहेड्रल में क्या होता है, E नीचे होता है और E नीचे होता है और T2 ऊपर होता है ना। तो उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम डेल्टा T बोलते हैं ना। तो हमने ये ऐसे, और ये इसकी थ्योरी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको ये दे रखा है, जैसे जो स्क्वायर प्लेनर होता है फॉर्म बाय D8 मेटल आयन के से बनाया जाता है विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हाँ। तो फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बनाया जाता है। प्लेटिनम और पैलेडियम तो ये आयन बनाते हैं, क्योंकि प्लेटिनम और पैलेडियम में तो क्या होता है, जो सारे आयन है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही काम करते हैं। हमने पढ़ा था ना, जो 4D और 5D सीरीज वाले होते हैं वो हमेशा एक सारे लिगेंड उनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही काम करते हैं। और अगर निकल में अगर D8 में स्क्वायर प्लेनर बनाना है तो लिगेंड कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए, हाँ। तो ये इसकी थ्योरी है, आप एक बार रीड कर लेना, या आप बुक से भी देख सकते हो। तो इससे हमारा ये जो पूरा चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका। आगे हम अगला चैप्टर देखेंगे।